वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। स्वागत है दोस्तों आप लोग का मास्टर माइंड ऑफ जीके में। आज इस वीडियो में जीके जीएस का आपका 50 टॉप मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे जो आपका बिहार पुलिस और बिहार उत्पाद पुलिस दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। एक बात ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, बिहार उत्पाद पुलिस और आपका बिहार पुलिस फायरमैन दोनों का सिलेबस है जो एक ही है, इसलिए जो स्टूडेंट बिहार पुलिस फायरमैन की तैयारी करें वो भी देखें और साथ में जो उत्पाद पुलिस के फॉर्म भरे हैं फ्रेंड्स जो उनकी तैयारी करें वो भी पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए और मेरा टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है फ्रेंड्स, नहीं तो टेलीग्राम में जा करके जीके स्पेस फिर मास्टरमाइंड लिखिएगा फ्रेंड्स, तो आपका मेरा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। सरस्वती माता का फोटो लगा हुआ रहेगा, उसको जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, बाद में आपको काफ़ी फायदा होगा फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आप लोग के सामने है, निम्नलिखित में कौन चोल शासक युद्ध भूमि में राजा घोषित हुआ था? गेस करते चलिएगा। पहला का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र द्वितीय। दूसरा नंबर सवाल आपका है, विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सभी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लेकिन रिपीटेशन करना बहुत जरूरी है, गेस करते चलिएगा। तो विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण है जो आपका किसने कराया था? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 3 को देखिए फ्रेंड्स, निम्न में से कौन दक्षिण भारतीय राज्य पोत निर्माण में संलग्न था? ठीक है, पोत निर्माण में कौन संलग्न था? तीसरा नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स चोल। ठीक है, केवल चोल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन क्या था फ्रेंड्स कि कौन दक्षिण भारतीय राज्य पोत निर्माण में संलग्न था? तो केवल चोल संलग्न था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए। पांचवा नंबर सवाल को देखिए, मुगल काल में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग अधिक हुआ जो लाया जाता था। जी हाँ, मुगल काल में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग अधिक हुआ था, तो कहाँ से लाया जाता था? 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा, गेस करिए। तो देखिए आपका चुनार से लाया जाता था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुगल काल में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग अधिक हुआ था जो चुनार से लाया जाता था, क्योंकि फ्रेंड्स अकबर और शाहजहां द्वारा लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग अधिक किया गया था, तो ये आपका चुनार से लाया जाता है। आगरा का लाल किला और दिल्ली का लाल किला लाल बलुआ पत्थर से ही बनाया गया है, ये चुनार से लाया जाता था। 55 नंबर सवाल है, अनाज की उपज प्रथम बार प्रारंभ हुई? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। 5 नंबर, कौन सा काल में? तो देखिए अनाज की उपज प्रथम बार है जो आपका नवपाषाण काल में शुरू हुआ था फ्रेंड्स, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नवपाषाण युग में हुआ था। सर्वप्रथम अनाज की उपज प्रथम बार कौन सा काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में ये आपका हुआ था। देखिए फ्रेंड्स आपका एक क्वेश्चन है जो बहुत बार रिपीट हुआ है, एक तो होता है फ्रेंड्स आपका अनाज की उपज के बारे में हो गया, उसके बाद में आपका था पहिया का आविष्कार पूछा जाता है। ठीक है, पहिया का आविष्कार कौन सा काल में हुआ था? तो पहिया का भी हुआ था जो आपका फ्रेंड्स आपका नवपाषाण युग में हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो अनाज का और पहिया का दोनों का जो है हुआ था प्रचलन जो आपका नवपाषाण युग से शुरू हुआ था, तो याद रखिएगा। 5 का करेक्ट आंसर ये हो गया। 6ठा नंबर सवाल है आपका है, लोकायत दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। लोकायत दर्शन का प्रवर्तक है जो चारवाक को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चारवाक को माना जाता है लोकायत दर्शन का प्रवर्तक, तो ऑप्शन नंबर 6 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर, राज दरबार में मीर ए तुजुक शब्द का प्रयोग किया जाता था, तो 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? राज दरबार में मीर ए तुजुक शब्द का प्रयोग किया जाता था, तो 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रमुख सचिव के लिए। 8वां नंबर सवाल है, 8वां नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स, वह मालुक सुल्तान जो राजत्व के दैवी सिद्धांत का पक्षधर था। 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बलबन। आप लोग साइंस के लिए भी बोल रहे थे फ्रेंड्स, तो कल से साइंस के लिए मैं आपको भी स्पेशल साइंस का भी प्रैक्टिस सेट में कल से करवाऊंगा, जो आपका बिहार पुलिस फायरमैन के लिए और आपका उत्पाद पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। स्पेशल साइंस का ही रहेगा, 40-40 प्रश्न कर करके मैं प्रत्येक दिन एक सेट में आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा साइंस का। तो 8 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह मामलुक सुल्तान जो राजत्व के दैवी सिद्धांत का पक्षधर था, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बलबन हो जाएगा। 9 नंबर सवाल को देखिए, 9 नंबर सवाल आपका है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा?
अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर टोटल 7 बार आक्रमण किया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9 का बी हो जाएगा। ठीक है, अगला है निम्न को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये आपका युद्ध दिया हुआ है फ्रेंड्स, उसको तिथि के अनुसार सजाना है। तो सबसे पहले कौन हुआ था, देखिए मैं आप लोग करिए, खनवा का युद्ध कब हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध, घाघरा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध। तो इसमें सुमेलित करिए फ्रेंड्स 10 नंबर सवाल का। चलिए, तो पानीपत का युद्ध हुआ था जो आपका कितना में हुआ था फ्रेंड्स, तो 21 अप्रैल कितना 1526 ईस्वी में। ये 1500 आपका 26 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। उसके बाद में खनवा का युद्ध कब हुआ था, तो खनवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। ठीक है, कितना हुआ था, 1527 ईस्वी में खनवा का युद्ध हुआ था। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में। ये हुआ था आपका 1528 ईस्वी में। तो बच गया घाघरा का युद्ध फ्रेंड्स, तो घाघरा का युद्ध हुआ था जो आपको 1529 ईस्वी में हुआ था। अब इसको सुमेलित करिएगा तो देखिए किस हो जाएगा 10 का, तो 10 का जो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे पहले हो जाएगा क्या फ्रेंड्स आपका चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, तो आपका सबसे पहले हो जाएगा आपका 2 नंबर है ना, तो 2 नंबर में सबसे पानीपत का प्रथम युद्ध हो जाएगा, तो 1526 ईस्वी में हो जाएगा। उसके बाद 1 नंबर है खनवा का युद्ध। खनवा का युद्ध हुआ था आपको 1527 में, 2 नंबर में आ गया फ्रेंड्स। और उसके बाद आ जाएगा चौथा नंबर चंदेरी का युद्ध कब हुआ था 1528 में, और लास्ट में हो जाएगा आपका घाघरा का युद्ध जो 1529 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल को लेते हैं, बहलोल लोदी किस प्रांत का गवर्नर था। बहलोल लोदी, तो देखिए बहलोल लोदी था जो आपका लाहौर प्रांत का गवर्नर था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने किस संगठन की सदस्यता ग्रहण की। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 12 नंबर सवाल फ्रेंड्स, गेस कीजिए। तो देखिए महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, ये भी बार बार मैं रिपीट करता रहता हूं ताकि आप लोग को याद हो जाए। तो ये 1893 ईस्वी में आपका साउथ अफ्रीका गए थे, और ये लौटे थे कब फ्रेंड्स, तो आपका डेट याद रखिएगा 9 जनवरी। ये अफ्रीका से कब लौटे थे, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को लौटे थे। इसलिए 9 जनवरी को भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 9 जनवरी को। तो कब गए थे कब लौटे डेट के साथ याद रखिएगा। कह रहा दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने किस संगठन की सदस्यता ग्रहण की। तो 12 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। दक्षिण अफ्रीका से जब लौटे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने ग्रहण की थी। अगला सवाल आपका 12 का हो गया ए फ्रेंड्स। 13 नंबर सवाल है, 13 नंबर सवाल है, सिस्टर निवेदिता किस गुप्त क्रांतिकारी संगठन की सदस्य थी। सिस्टर निवेदिता किसकी सदस्य थी फ्रेंड्स, 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये थी आपका मित्र मेला और तरुण इटली की थी। सिस्टर निवेदिता जो आपका मित्र मेला और तरुण इटली गुप्त क्रांतिकारी संगठन की सदस्य थी। कौन, तो सिस्टर निवेदिता। 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 14 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 14 नंबर सवाल है, निम्न में किसके द्वारा अकाल आयोग को नियुक्त किया गया था। अच्छा सवाल है ये भी। तो देखिए अकाल आयोग का जो नियुक्ति किया गया था फ्रेंड्स आपका लॉर्ड लिटन के द्वारा इसका नियुक्त किया गया था। लॉर्ड लिटन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अकाल आयोग का गठन जो हुआ था फ्रेंड्स 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के द्वारा आपका किया गया था। भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल को लेते हैं, अमृतसर की संधि रंजीत सिंह ने की। ये अमृतसर की संधि है जो रंजीत सिंह ने किसके साथ में किए थे। 14 का जो लॉर्ड लिटन करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। और 15 नंबर सवाल का देखिए क्या होगा राइट आंसर। तो अमृतसर की संधि है जो फ्रेंड्स किसके साथ में की थी। अमृतसर की संधि कब हुई थी फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा 25 अप्रैल कितना 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में ये अमृतसर की संधि हुई थी। तो किनके साथ में किए थे, एक साइड में तो रंजीत सिंह थे और किनके साथ संधि हुई थी, तो ये हुआ था सर चार्ल्स मेटकॉफ के साथ में। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में रंजीत सिंह, ठीक है, रंजीत सिंह और सर चार्ल्स मेटकॉफ के बीच में हुई थी। 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 नंबर सवाल को देखिए, वह गवर्नर जनरल जिसने अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं को शुरू करवाया। 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा, वह गवर्नर जनरल जिसने अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं को शुरू करवाया। 16 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स लॉर्ड बैटिंग, यानी लॉर्ड विलियम बैटिंग ने। लॉर्ड विलियम बैटिंग फ्रेंड्स वही जो आपका सती प्रथा का अंत किया था आपको 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की सहायता से, ये जो सती प्रथा का अंत किया था।
तो यहाँ भी क्वेश्चन है कि वह गवर्नर जनरल जिसने अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं को शुरू करवाया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, याद रखिएगा। 17 नंबर सवाल देखिए, मीरात उल अखबार किसके द्वारा निकाला गया? गेस करिए 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मीरात उल अखबार है जो फ्रेंड्स आपका राजा राम मोहन राय के द्वारा निकाला गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। मिलात उल अखबार राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, देखिए राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता के जनक भी कहा जाता है। ठीक है, और पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है इन्हें, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 18 नंबर सवाल है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में किसने की? डेट भी याद रखिएगा। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में हुआ था, तो किनके द्वारा हुआ था? तो ये आपका राधाकांत देव के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल को देखिए कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1800 का, ये तो हो गया फ्रेंड्स, सॉरी 18 का तो बी हो गया। 19 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित वनों में से एक में बबूल और बाबाब पेड़ पाए जाते हैं। कौन सा वन में बबूल और बाबाब पेड़ पाए जाते हैं? ठीक है, 19 नंबर सवाल यही पूछा जा रहा है। तो ये देखिए हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा। ये बबूल और बाबाब पेड़ है जो आपका सवाना में, टुंड्रा में और ज्वारीय वनों में ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, बबूल या जिसे किकर कहते हैं फ्रेंड्स, अफ्रीका महाद्वीप के एक उपमहाद्वीपीय मुल्क का ये वृक्ष है, न कि आपका सवाना, टुंड्रा और ज्वारीय वनों का ये सब जो बबूल वगैरह है। ठीक है, देखिए बबूल का पेड़ अगर जो देखा जाए फ्रेंड्स, तो भारत में मुख्यतः ये पश्चिम राजस्थान में मुख्य रूप से पाया जाता है बबूल का। तो इसमें से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 20 नंबर सवाल को देखिए, किस फसल की खेती के लिए जल जमाव की आवश्यकता होती है? चलिए गेस कीजिए, चाय, कॉफी, धान या सरसों? 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मेरे ख्याल से सभी ने गेस कर लिए होंगे फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा धान हो जाएगा। ठीक है, धान की फसल के लिए जल की जमाव की आवश्यकता होती है। 21 नंबर सवाल को देखिए कि पृथ्वी पर अधिकतम तापमान इनमें से किसके आसपास दर्ज किया गया? 21 का, तो देखिए पृथ्वी का अधिकतम तापमान है जो फ्रेंड्स आपका कर्क रेखा के पास दर्ज किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 21 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर्क रेखा पे अधिकतम तापमान। अगला सवाल, हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 22 देखिए, सवाल नंबर 22 आप लोग के सामने है। 22 नंबर सवाल आपका क्या कर रहा है कि जेट स्ट्रीम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ये जेट स्ट्रीम क्या है फ्रेंड्स, इसके बारे में पहले जान ले। तो देखिए जेट स्ट्रीम क्या है फ्रेंड्स, आपका वायु है। ठीक है, पवन एक तरह से कह सकते हैं। ये जेट स्ट्रीम जो चलता है फ्रेंड्स आपका क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा, क्षोभ मंडल सबसे निचली सीमा है, तो क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा और समताप मंडल की निचली सीमा के बीच में तेजी से जो विसर्पण करते हैं उसी को जेट स्ट्रीम कहते हैं। तो इसके बारे में कह रहा है यह समताप मंडल में गति करता है। पहला ही गलत हो गया फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया कि जो जेट स्ट्रीम होता है वो क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा और समताप मंडल की निचली सीमा में के बीच में यह आपका चलती है। तो पहला ही कथन सही गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन यही हो जाएगा। बी में करा, यह पश्चिम से पूर्व की ओर गति करता है, ये बिल्कुल सही है। जेट स्ट्रीम पश्चिम से पूर्व की ओर गति करता है, सही है। यह घुमावदार मोड़ों में गति करता है, ये भी सही है। यह लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गति करता है, ये भी आपका सही है। तो 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, उसके बारे में गलत है। 23 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन एक नदी के कार्य से संबंधित नहीं है? तो देखिए नदी के कार्य से संबंधित कौन नहीं है, तो ये आपका नदी विसर्प तो बनता है, इसका कार्य है प्राकृतिक बांध भी, याजू भी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 23 का, ये नदी का कार्य नहीं है, सुंदर है जो आपका नदी का कार्य नहीं है। 24 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, गेस कीजिए। पहले भी बताया हूं फ्रेंड्स। तो 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कजाकिस्तान करेक्ट आंसर होगा। 25 नंबर, किलिमंजारो पर्वत कहाँ स्थित है? तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहाँ पड़ता है, गेस कीजिए। ये आपका तंजानिया में स्थित है फ्रेंड्स, किलिमंजारो पर्वत है जो आपका तंजानिया में स्थित है। अगर देखा जाए किलिमंजारो पर्वत फ्रेंड्स, तो ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये भी याद रखिएगा। अगर पूछे आपसे कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, तो यही किलिमंजारो है जो आपका तंजानिया में पड़ता है। 26 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल सबसे अधिक देशों में उगाई जाती है? तो सबसे अधिक फसल है जो कौन देशों में उगाई जाती है? तो देखिए इसमें मक्का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मक्का है जो विश्व के अधिकतर देशों में उगाई जाती है। ठीक है, सबसे अधिक देशों में यही मक्का फसल उगाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। 27, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी से संबद्ध नहीं है? तो देखिए ज्वालामुखी से संबंधित आपका क्रेटर तो है। क्रेटर फ्रेंड्स, जो ज्वालामुखी जब उद्गम होता है तो वहाँ पर जो गड्ढा जैसा बनता है फ्रेंड्स, जो मुख होता है उसी को क्रेटर कहता है ना।
तो ये तो है, कालेडेरा भी उससे संबंधित है, फ्यूमिक भी उससे संबंधित, अर्ग है जो उससे संबंधित आपका नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स अर्ग है जो क्या होता है, तो एक ऐसे चौड़े चपटे रेगिस्तानी क्षेत्र को कहा जाता है, रेगिस्तानी क्षेत्र को अर्ग कहा जाता है, न कि ज्वालामुखी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। 28 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से कौन ठंडी जलधारा है, ठीक है। तो ठंडी जलधारा इसमें आपको करना है फ्रेंड्स, तो ठंडी जलधारा में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हम्बोल्ट। हम्बोल्ट एक ठंडी प्रकार का जलधारा है फ्रेंड्स, जो प्रशांत महासागर की जलधारा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, ये पूछा जाता है। हम्बोल्ट जलधारा है जो किस महासागर का जलधारा है, तो प्रशांत महासागर का। इसका प्रकृति कैसी है, तो ठंडी है। 29 नंबर सवाल को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया नहीं है, तो रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया है जो अपपरणन है, जो आपका नहीं है, ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। कार्बोनेशन, ऑक्सीकरण, विलयन ये है, जबकि ये नहीं है। विश्व की लगभग 50% जनसंख्या किस अक्षांश के बीच में केंद्रित है फ्रेंड्स, तो गेस करिए। 5 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री नॉर्थ तक है, या 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ, या 40 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 60 डिग्री नॉर्थ, या 20 डिग्री साउथ से लेकर के 40 डिग्री साउथ, यानी किन अक्षांशों के बीच में 50% विश्व की जनसंख्या निवास करती है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर बी, ये आपका 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ के बीच में। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स, अगला सवाल आपका कर रहा है कि क्षेत्र की जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग खानबदोश चरवाहे हुआ करते हैं। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसका सबसे अच्छा वर्णन करता है, ठीक है, कौन सा प्रदेश का वर्णन कर रहा है, तो देखिए 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य एशियाई स्टेपस, ठीक है। मध्य एशियाई स्टेपस क्षेत्र की जलवायु जो है आपका चरम होता है, वर्षा वहाँ कम होती है और वहाँ के लोग हैं जो चरवाहे हुआ करते हैं, खानबदोश की जिंदगी व्यतीत करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 32 नंबर सवाल देखिए, इनमें से कौन सा ठंडा रेगिस्तान नहीं है, ठंडा रेगिस्तान नहीं कौन है, तो 32 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा दास्त ए लूट, ठीक है, दास्त ए लूट रेगिस्तान है जो आपका क्या है, ठंडा रेगिस्तान नहीं है। दास्त ए लूट है जो पूर्वी ईरान का मुख्यतः बालूका नामक एक बड़ी चट्टानों वाला मरुस्थल है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 33 नंबर सवाल देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का वर्णन किया गया है, तो 33 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका कितना 4 ना, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का वर्णन किया गया है, तो भाग 4 में किया गया है। अब 34 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 34 नंबर सवाल आपका है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राजाओं की उपलब्धियां, विशेषाधिकारों तथा प्रीवीपर्स को समाप्त किया गया, ये भी अच्छा सवाल है 34 नंबर सवाल का। 34 नंबर सवाल आपका है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राजाओं की उपलब्धियां, विशेषाधिकारों तथा प्रीवीपर्स को समाप्त किया गया, तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 26वें संविधान संशोधन के द्वारा आपका राजाओं की उपलब्धियां, विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। 26वें संविधान संशोधन याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये 26वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1971 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा, डेट भी याद रखिएगा 1971 में। 35 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, संघीय या प्रजातांत्रिक। 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा, गेस कीजिए। तो देखिए संप्रभु है, धर्मनिरपेक्ष भी है, प्रजातांत्रिक भी देखिए आपको मिलता होगा, देखें सुने होंगे तो इसका संघीय जो प्रस्तावना में आपका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी 35 का करेक्ट आंसर होगा, 35 का सी होगा, संघीय प्रस्तावना में नहीं है। थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा फ्रेंड्स, ठीक है। 35 हो गया। 36 नंबर सवाल आपका फ्रेंड्स की लोकपाल और लोकायुक्त बिल 1968 जिसे लोकसभा ने पारित किया वह निरर्थक हो गया, क्योंकि देखिए लोकपाल और लोकायुक्त बिल 1968 में पारित हुआ था जो निरर्थक हो गया था, क्यों हो गया था, इसका करेक्ट आंसर है डी, चतुर्थ लोकसभा की समयावधि से पहले भंग होने के कारण ही जो आपका लोकपाल और लोकायुक्त बिल 1968 में क्या हुआ था, निरर्थक हो गया था, क्योंकि चतुर्थ लोकसभा समय से पहले भंग हो गया था। 37 नंबर सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां स्वतंत्रता की रक्षक है, स्वतंत्रता की रक्षक कौन है 37 का, तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 1, 3 और 4। एक लिखित संविधान, 3 में है आपका मौलिक अधिकार पत्र और चौथा में आपका न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां स्वतंत्रता की रक्षक है, तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका लिखित संविधान और आपका मौलिक अधिकार पत्र और आपका लास्ट में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यही जो है आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स स्वतंत्रता की रक्षक है। अगला सवाल है 38 नंबर सवाल,
निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किसके अधीन कार्य करता है? 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका निर्वाचन आयोग है ना, तो गेस कीजिए, दिमाग लगाइए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए निर्वाचन आयोग है जो फ्रेंड्स एक क्या है, पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ, यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, किसी के अधीन ये कार्य नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। निर्वाचन आयोग किसके अधीन कार्य करता है? तो इनमें से किसी के अधीन ये कार्य नहीं करता है, क्योंकि निर्वाचन आयोग यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 39 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? पॉलिटिक्स, फिर है आपका लेक्चर्स ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल अम्बिमेशन, फिर है लेवियाथन और द रिपब्लिक। यानी सब एक साइड में आपका बुक लिखा हुआ है फ्रेंड्स इसका, और लेखक लिखा हुआ है। तो 39 का देखिए, चले आप लोग मिलाते चलेगा। 39 का जो है फ्रेंड्स आपका पॉलिटिक्स है फ्रेंड्स आपका, ये ऑप्शन नंबर ए मेल आपका नहीं है। बाकी देखिए द रिपब्लिक के लेखक आपका है प्लूटो है, ये आपका सही है। लेवियाथन का भी हॉब्स है, ये भी सही है। लेक्चर्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल अम्बिमेशन, इसका जो लेखक है जो ग्रीन आपका है। ये का जो पॉलिटिक्स है फ्रेंड्स, पॉलिटिक्स के लेखक आपका आइंस्टीन नहीं है, जबकि इसके लेखक कौन है? तो अरस्तु, आप लोग नाम सुने होंगे। ठीक है, इसके लेखक कौन है? तो अरस्तु है। ये पॉलिटिक्स के लेखक कौन है फ्रेंड्स? इसके जो लेखक कौन है? तो अरस्तु है, न कि आपका ये आइंस्टीन है। तो ये आपका जो मेल नहीं है, वही कारण किसका सही मेल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए का मेल नहीं, याद रखिएगा, पॉलिटिक्स के लेखक अरस्तु है, न कि आइंस्टीन। 40 नंबर, दुष्परिवर्तनशील संविधान वह है जो, 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया से संशोधित नहीं होता है, वही है जो दुष्परिवर्तनशील संविधान है। तो ऑप्शन नंबर ए 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स। 41 नंबर सवाल है, शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार के अंतर्गत भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से किस वाद में सम्मिलित किया गया है? 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992। ठीक है, 1992। शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार के अंतर्गत भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से किस वाद में सम्मिलित किया गया है? तो ये आपका है फ्रेंड्स वाद कौन सा? मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992। ऑप्शन नंबर सी 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 42 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता को भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद 17 व 18 के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया है? 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक समानता। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता को भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद 17 18 द्वारा प्राप्त, तो यही ना सामाजिक समानता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर सवाल को देखिए, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया है? 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 44वां संविधान संशोधन हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन में किया गया है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया है? तो 44वां संविधान संशोधन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। 44 नंबर सवाल को देखिए, क्या आप सहमत हैं कि संविधान एक संवैधानिक शासन एक ही है? संविधान एवं संवैधानिक शासन एक ही है। संविधान सरकार द्वारा संविधान का पालन अनिवार्य नहीं है। संविधान का अर्थ ही संवैधानिक है। संवैधानिक सरकार स्वेच्छाचारी शासन का विलोम है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या आप सहमत हैं कि संवैधानिक सरकार है जो स्वेच्छाचारी शासन का विलोम है? यही आपका करेक्ट आंसर होगा। यह कथन बिल्कुल आपका सहमत है, इससे सहमत, बाकी किसी से सहमत नहीं है। 45 नंबर सवाल को देखिए, यदि कण को बिंदु ए से बी तक ले जाने में बल द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर न हो तो वह बल किस प्रकार का होता है? 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसे संरक्षी बल कहते हैं। 46 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि यदि एक सरल लोलक मुक्त रूप से गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत नीचे गिर रहा है तो उसका आवर्त काल क्या होगा? 46 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर। चलिए 47 नंबर सवाल को देखते हैं। 47 नंबर सवाल आपका है, भौतिक राशियां जिनके मात्रक समान है वह है। चलिए किनका है, कौन सा भौतिक राशि है जिसका जो मात्रक है समान है? 47 का तो वह दाब एवं प्रतिबल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है,
47 का बी, भौतिक राशियां जिनके मात्रक समान वह कौन है? तो दाब एवं प्रतिबल का जो है मात्रक समान है। अगला सवाल को देखते हैं, 48 नंबर सवाल, किसी प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है? ताप बढ़ने पर बढ़ता है, ताप के बढ़ने पर घटता है, ताप बदलने पर नहीं बदलता है, ताप बढ़ने पर पहले घटता है, ताप फिर बढ़ता है। किसी प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति का मान क्या होता है? 48 का, तो देखिए 48 का होता है सी, ताप बदलने पर नहीं बदलता है। किसी प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ताप बदलने पर नहीं बदलता है। 49 नंबर सवाल, किरचॉफ का प्रथम नियम है, चलिए किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है फ्रेंड्स? सवाल नंबर 49 का गेस कीजिए, राइट आंसर क्या होगा? 49 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है, किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है? तो आवेश संरक्षण का नियम हो जाएगा। देखिए इसका किरचॉफ का नियम अगर देखा जाए फ्रेंड्स, तो इसका क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार, किरचॉफ का जो प्रथम नियम के अनुसार, किसी विद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं की बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। यही इसका प्रथम नियम का डिफिनीशन है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम है जो आपका आवेश संरक्षण का नियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 50 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, के समानांतर क्रम में जोड़े दो प्रतिरोध तारों का तुल्य प्रतिरोध इतना है, जब एक प्रतिरोध तार टूट जाता है तो प्रभावी प्रतिरोध कितना? 2 ओम हो जाता है। टूटे तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो 50 का देखिए नॉमिकल है, इसका करेक्ट आंसर सोल्व करेगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर आपका डी आएगा, 3 ओम। इसमें टोटल 52 सवाल है फ्रेंड्स। ठीक है, 51 नंबर सवाल देखिए, रेडियो कार्बन डेटिंग विकसित की गई थी निम्न द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, रेडियो कार्बन डेटिंग। तो देखिए रेडियो कार्बन डेटिंग जो किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये होगा WF लिब्बी के द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। रेडियो कार्बन डेटिंग जंतुओं एवं पौधों के प्राप्त अवशेषों की आयु निर्धारण करने की यह एक विधि है, रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग सुने होंगे कार्बन डेटिंग पद्धति। तो इससे क्या होता है, आपका पेड़ पौधे हो गया, जंतुओं हो गया, जो अवशेष होता है उसके आयु ज्ञात की जाती है। एक यूरेनियम पद्धति होती है फ्रेंड डेटिंग पद्धति, उससे आपका पृथ्वी की आयु ज्ञात किया जाती है। लेकिन कार्बन डेटिंग पद्धति से आपका जीव जंतु पौधों के अवशेष जो मिलते हैं ना, उसका आयु निर्धारित की जाती है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति का विकास किसने किया था? WF लिब्बी ने किया था। नाभिकीय संयंत्रों में विमदक के रूप में प्रयुक्त होता है। 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर भारी जल, जिसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहते हैं। तो आपका विमदक के रूप में इसी का प्रयोग होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को, DTO का प्रयोग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए 52 क्वेश्चन था फ्रेंड्स। और आपका साइंस का जो इसमें ये सब प्रैक्टिस सेट में बहुत कम क्वेश्चन आ रहा है फ्रेंड्स, तो आपका साइंस का स्पेशल मैं प्रैक्टिस सेट कल से शुरू करूँगा, जिससे आपका साइंस भी कवर हो जाएगा। उसमें सभी से आपका बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री सभी से क्वेश्चन मिक्स रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं फ्रेंड्स।